हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आपके केमिस्ट्री वाला आपका मेंटर। अच्छा, जैसा देखा है बच्चे कि लास्ट टाइम मैंने डिस्कस कर लिया था आपको इक्विलिब्रियम तक, और इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम के डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पे मैंने केपी केसी का रिलेशन दिखाया था। मैंने ये भी दिखाया था कि साथ साथ कि केपी के कब बड़ा हो सकता है केसी से, केसी कब बड़ा हो जाएगा केपी से, एंड मेनी मोर, बहुत सारी बातें डिस्कस किया था। आज जो डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके सारे बहुत ही नीट में एज वेल एज आईआईटी में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बढ़ते हैं। ये होगा ली चैटलियर प्रिंसिपल, और एक उसी के साथ साथ हम लोग उससे पहले पढ़ाएंगे आपको क्यूसी, इसे हम बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट। ठीक है बच्चे, तो आप लोग रेडी होंगे, अपने पेन कॉपी ले लीजिएगा, और यदि यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आप टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेंगे और केमिस्ट्री वाले से कुछ न कुछ नई बातें सीखते रहेंगे। चलिए जस्ट राइट डाउन, तो स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए, रिएक्शन कोशिएंट, ठीक है, रिएक्शन कोशिएंट। ठीक, तो क्या होगा, हाँ, तो इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, क्यूसी। ठीक है, रिएक्शन कोशिएंट। अब ये रिएक्शन कोशिएंट क्या होता है एग्जैक्टली, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो बच्चे, अपन लिख रहे हैं ए ए बी बी, ठीक है, ये सी सी और डी डी। यदि यहाँ पे Kc निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, तो आप क्या करते थे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन C टू द पावर C, D टू द पावर D, A टू द पावर A एंड B टू द पावर B, यही करते थे अपन, है ना। और यदि आज मैं Qc निकालूं, तो Qc जो रिएक्शन कोशिएंट है Qc, ये निकालेंगे तो एज इट इज प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन D टू द पावर D, C टू द पावर C, A टू द पावर A एंड B टू द पावर B। फिर बच्चे, एक स्टूडेंट पूछता है कि सर एक बात बताइए, यदि अपन देख रहे हैं जो आपने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ लिखा है एज इट इज द सेम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इज दिस, सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट Kc एंड Kp, मींस Kc एंड Qc बोथ आर डिफरेंट। तो हमें क्या जरूरत था, जब ऐसा ही है, दोनों के दोनों देखने में ही एक ही जैसा है, तो फिर दोनों में फर्क क्या है। बिल्कुल सही है, और अच्छा क्वेश्चन भी है। देखिए, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि Kc और Kp, Qc एंड Kc दोनों का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन सेम दिख रहा है, पर दोनों में बहुत ही लार्ज डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। अब ह्यूज डिफरेंस क्या है, ये देखिए, जब हम लोग Kc निकालते हैं ना, उसे निकालते हैं एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, मतलब उसे हम लोग इक्विलिब्रियम के टाइम पे निकालते हैं, जबकि Qc जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं एट एनी इंस्टेंट, मतलब आप किसी भी टाइम पे, और एट एनी टाइम। तो एनी टाइम से क्या मतलब रहा, एनी टाइम से मेरा मतलब ये होगा बच्चे, या तो आप बिफोर इक्विलिब्रियम और आफ्टर इक्विलिब्रियम, यही बोल सकते हैं अपन, दो ही चीज हो सकता है, और एट इक्विलिब्रियम, तीन चीजें पॉसिबल है। अपन बोले, मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि भाई इधर से कोई ट्रेन जा रही है और ये कोई प्लेटफॉर्म है, और आपको ट्रेन नहीं मिली, इसका क्या क्या मतलब हो सकता है। अच्छा, नंबर वन, यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं, ये प्लेटफॉर्म बी है, और यहाँ पे आपको ट्रेन नहीं दिख रही है, तो दो चीजें की पॉसिबिलिटी तो जरूर होगी। नंबर वन, या तो आप टाइम से पहले आए होंगे या टाइम के बाद में आए हैं, ठीक है। यदि आपको टाइम पे, यदि एग्जैक्टली ट्रेन मिल जाती है, तो आप बोलेंगे कि कहीं ना कहीं आप टाइम पे आए हैं। देखिए, मैं इंडियन रेलवे की बात नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं ले रहा, ठीक है। इंडियन रेलवे अपने टाइम से आपको पता ही है कब आती है। चलिए, तो अपन क्या बात करना चाह रहे हैं, मैंने ये कहना चाहा कि Qc ऐसा ही एक टाइम है जिस टाइम पे आप या तो Qc से पहले चेक कर रहे हैं, या बाद में चेक कर रहे हैं, या सेम टाइम पे चेक कर रहे हैं। मतलब अपन तीन कंडीशन समझ गए, इस बातों को अपन तीन कंडीशन कुछ इस टाइप से समझ रहे हैं, ठीक है ना। आई होप सो आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए, टाइम टू टाइम हम आपको सारी बातों से जितने भी न्यू अपडेटेड होते हैं, अपडेट्स होते हैं, वो सारे आपसे डिस्कस करेंगे। और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो जरूर आप इसे सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है बच्चे। चलते हैं आगे, डिस्कस करते हैं, है ना। रोज रोज बच्चों के इतने डिमांड आते हैं
हाँ सर रोज रोज वीडियो डालो ना, रोज रोज वीडियो डालो। अरे भैया कितना वीडियो बनाऊं हैं, अब यही काम है मेरा, वीडियो बनाना। तुम ही लोगों ने तो वीडियो बनाते बनाते परेशान कर रखा है। सर वीडियो बनाओ, सर इस पे वीडियो बनाओ, सर उस पे वीडियो बनाओ, पता नहीं कौन से वीडियो कब बनाने के लिए बोल दे, है ना। आइए तो अब नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं वो बात करेंगे क्या, कि मैंने कहा कि मैं इसको 3 डिफरेंट कंडीशंस में देख सकता हूँ। नंबर 1 कंडीशन, ठीक है, मैंने कहा इसको अपन 3 डिफरेंट कंडीशंस में देख सकते हैं। नंबर 1 कंडीशन, सबसे पहले मैंने कहा कि और KC QC के इक्वल हो जाए। नंबर 2, या तो KC ग्रेटर देन हो जाए QC से, या C KC लेस देन आ जाए QC से। ये 3 डिफरेंट कंडीशंस देख रहे हैं आप। अब ये 3 डिफरेंट कंडीशंस जो है बच्चे, ये 3 डिफरेंट कंडीशंस अलग अलग बातों को डिस्कस कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? अलग अलग बातों को डिस्कस कर रहे होंगे। सो देयर आर मेनली 3 कंडीशंस। नंबर 1, KC इज इक्वल टू KC QC। जब KC QC के इक्वल हो जाता है तो अपन बोलते हैं ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब ये क्या है, कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। मतलब ये कंडीशन कब दिखेगा? एट इक्विलिब्रियम। जब KC बड़ा हो जाएगा QC से, इसका मतलब हुआ, क्या बोला मैंने, जब KC बड़ा हो जाए QC से तो हम बोलेंगे कि कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन को क्या जाना चाहिए, फॉरवर्ड केस पे जाना चाहिए। अब ये डिस्कस करेंगे आपसे, क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और ये बैकवर्ड रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर इसको थोड़ा सा समझा देते डिटेल में, तो कैसे होता है ये। आइए देखिए बच्चे, कितना आसान है इसको समझना। बच्चे यदि मैं R gives P कहता, है ना, समझ पा रहे हैं ना आप लोग, R gives P है, ठीक है, मतलब R इक्विलिब्रियम है किसके साथ, P के साथ, ठीक है। क्योंकि देखिए आप जो चैनल अभी देख पा रहे हैं, ठीक है, ये चैनल केमिस्ट्री वाले का है। यहाँ है मेरा ये कहना है कि पढ़ोगे कहीं पे पर सीखोगे यहीं पे, ठीक है। मतलब आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ लो पर सिखाएंगे हमें, ठीक है। इसका मतलब है दिस इज द पॉइंट वेयर एवरी स्टूडेंट, एवरी टीचर वांट टू लर्न हियर, ठीक है ना। यदि चाहते हैं कि सीख ले, पढ़ ले, तो यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा R gives P है, ठीक है बच्चे। तो R gives P में यदि आज मैंने मान लीजिए P की वैल्यू मैं आपको 100 दे दूं और R की वैल्यू मैं आपको 10 दे दूं, है ना बच्चे। अब मैंने कहा ये कब है, जब मैंने एट इक्विलिब्रियम लिया है, एट इक्विलिब्रियम लिया है, ठीक है। अब तीनों कंडीशन को इसी पे डिस्कस कर लेंगे। अब मैंने ये केस दिखा, एक केस, इसका यदि मैं KC निकालता तो आप लिखते क्या, P/R, मतलब प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। प्रोडक्ट कितना है बच्चे, 100 और रिएक्टेंट आ गया 10, तो कितना आ गया 10, मतलब KC 10 आ गया, बोलो। और आप लोगों को पता हुआ है कि KC कभी नहीं बदलता। अब केमिकल रिएक्शन तो एज इट इज है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एज इट इज है, जिसमें प्रोडक्ट 100 है और रिएक्टेंट 10 है। अब हुआ क्या कि देखिए सेकंड, मैं एक केस देखा, जिस केस में मैंने देखा इसी टाइम पे एज इट इज सेम टाइम था और उसी टाइम पे मैं इसका QC भी निकाला, तो QC में उस टाइम पे भी प्रोडक्ट मेरे को यही दिखता और रिएक्टेंट मुझे 10 दिखता, तो ये भी 10 हो जाता। मतलब यहाँ पे QC मुझे KC के इक्वल दिख रहा है। तो मैं बोलूंगा ना, ये कौन सा पॉइंट लिया था मैंने, इक्विलिब्रियम, तो मैं बोल दूंगा कि ये जब दोनों सेम होते हैं तो मैं इसे बोलता हूँ कि ये इक्विलिब्रियम है। अब मैं दूसरा एक एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चे, ये A लिया था एग्जाम्पल, B एग्जाम्पल में मैं बोल रहा हूँ वही R gives P है ना, R gives P है और ये 110 था, ठीक है, और ये 0 था, बाद में ये 100 हो गया और ये 10 हो गया। और मैंने कहा कि ये कब है, जब ये इक्विलिब्रियम पे था, इक्विलिब्रियम पे था, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। चलिए मैं इक्विलिब्रियम से थोड़ा पहले की बात कर लेते हैं ताकि आपको और भी बढ़िया लगेगा। मैंने कहा एट टाइम t, मैंने कहा कि यदि ये 90 होता तो ये कितना होता, 20, बाद में मैं ये 100 ले लिया और ये हो गया 10, ठीक। अब ये है एट इक्विलिब्रियम, तो ये तो किसी भी टाइम पे है, एट एनी टाइम। और मैंने आपसे डिस्कस किया था कि QC कब निकालते हैं, एट एनी टाइम, जब आप चाहे। बच्चे आप सुन पा रहे हैं, सारे बच्चे सुन पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी करिए, सुन पा रहे हैं, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे। अरे भैया भाई कितने देख रहे हैं, ठीक है भाई, बहुत अच्छे, बहुत हेलो बच्चे। हाँ, तो देखिए बच्चे, जब अपन यहाँ की बात करेंगे तो मैं इस पॉइंट पे 2 बातें डिस्कस करूँ आपसे।
नंबर 1, यदि मैं QC निकालता तो QC क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्यों, QC तो मैं कभी भी निकाल सकता हूं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालता तो 90/20 इज इक्वल टू 4.5, और यहाँ पे मैं KC निकालूं तो कितना निकलता, 100 डिवाइडेड बाई 10, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये कितना आता है 10। अब सोचो ये आ रहा है 4.5 और ये आ रहा है 10, मतलब यहाँ पे KC बड़ा है QC से, हाँ या ना। अब KC बड़ा है QC से, इसका मतलब है कि अभी इस पॉइंट पे मैं देखना चाहूं तो इस पॉइंट पे मैं अभी इसको 90 देख रहा हूं, जबकि इसको होना कितना चाहिए था, 100। मतलब उसको 90 से 100 की तरफ मूव करना पड़ेगा। किधर मूव करना पड़ेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। तो मैंने दिखाया ना, इसके अकॉर्डिंग देखे तो जब KC QC से बड़ा होता है तो रिएक्शन को किधर जाना चाहिए, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इसीलिए इस रिएक्शन को किधर मूव करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन को। किधर मूव करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन को। तो एग्जांपल से समझ में आ गया कि आप QC एट एनी इंस्टेंट, आप किसी भी टाइम पे निकालेंगे, और यदि वैल्यू में इन 3 डिफरेंट कंडीशंस देखने को मिलते हैं तो आप तुरंत डिसाइड कर लीजिएगा कि रिएक्शन को किधर जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि मैं ये बोल सकता हूं कि जो QC है, मैं इसको ऐसा बोलूं क्या, जो हमारे पास जो QC देखने को मिलता है ये एक क्या है, एक पाथ फाइंडर भी है, एक पाथ फाइंडर भी है, ठीक है। और या इसको मैं ये बोल दूं कि ये डायरेक्शन फाइंडर भी है, डायरेक्शन फाइंडर भी है। मतलब आपको इसको देख करके, QC को देख करके आप डिसाइड कर लेते हैं कि वेदर रिएक्शन इज मूविंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड और एट सेम पॉइंट, मतलब किधर जाना है। तो आप ये 3 कंडीशन जरूर ध्यान रखिएगा कि किस कंडीशन पे क्या होता है, लिख जाए। आई होप सो लिख चुके होंगे आप लोग। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर आप लिखने नहीं देते और इससे पहले ही रेज कर देते हैं। ऐसा नहीं है, खूब भरपूर लिखने के लिए टाइम देते हैं। आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, तो ये तो पता लग गया कि अपन QC क्यों पढ़ रहे हैं और KC क्यों पढ़ा था, और QC KC में क्या रिलेशन था। अब सोचो, क्योंकि मैं हर बार बच्चे ये कहूं कि हर बार मैं QC निकालूंगा और मैं ये पता करूंगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड चल रहा है या बैकवर्ड चल रहा है, तो यार ये इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होगा। क्यों डिफिकल्ट टास्क होगा, क्योंकि आप सोचो कि ये क्या है, एक प्रैक्टिकल फिनोमिनन हुआ। अरे भैया एक बात बताइए, बार बार जब आप QC ढूंढेंगे, बार बार जब QC फाइंड आउट करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी, क्योंकि मान लीजिए रिएक्शन तो मिलियन है, बिलियन रिएक्शन है, तो कब कब ढूंढेंगे, मान लीजिए 1 घंटा बाद ढूंढेंगे, 2 घंटा बाद ढूंढेंगे, 3 घंटा बाद ढूंढेंगे, ऐसे ढूंढते रहेंगे तो टाइम बहुत खर्च होगा। तो कहा कि ये QC को ही मैं, ये तो अभी तक प्रैक्टिकल था, इसी का एक थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। और इसी को थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए मेरे ही तरह एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नाम था ली चैटलियर प्रिंसिपल। इसको बच्चे क्या पढ़ते हैं, ले चैटले प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो दरअसल में ये नाम नहीं है इसका नाम है ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है, ये है इट इज अ थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये कहीं ना कहीं क्या है बच्चे, एक थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसका, ऑफ QC। मतलब वो QC के बारे में बता रहा है, लेकिन QC था एक प्रैक्टिकल फिनोमिनन था, ये थियोरेटिकल फिनोमिनन दिखाता है। और ये दिखाता है कि इक्विलिब्रियम पे किस फैक्टर का कितना इफेक्ट आएगा। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहते हैं, प्रिंसिपल states that any physical or chemical change in an equilibrium reaction कहते हैं रिएक्शन automatically shifts either forward
और बैकवर्ड टू मिनिमाइज सच इफेक्ट। देखिए अच्छी बात बता रहे हैं आप लोग को। देखिए ली चैटलियर क्या कहता है, ली चैटलियर कहता है कि इनका प्रिंसिपल कहता है यदि आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लीजिए, कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन लीजिए, और इक्विलिब्रियम रिएक्शन में यदि आप कोई केमिकल चेंज लेके आते हैं या कोई फिजिकल चेंज लेकर के आते हैं, तो केमिकल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है वो आपसे नहीं पूछेगी कि इसको जाना किधर है, फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड जाना है। वो अपने आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन टू मिनिमाइज सच इफेक्ट, मतलब अपने इफेक्ट को कम करने के लिए। अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे। आप लोगों ने अभी, आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, आपने देखा होगा हमारे टाइम पे था स्कूल में टीचर मारते थे डंडे से, छड़ियों से। तो जब छड़ी से मारते थे ना, यूं हम हाथ देते थे तो हम क्या कर देते थे, बचने के लिए हम हाथ को यूं नीचे खींच लेते थे। इससे क्या हो जाता था, वो इस डायरेक्शन को मार रहे हैं, हम इस डायरेक्शन को भाग रहे हैं, ताकि मैं अपने आप को बचाने के लिए, उनके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं ताकि मुझे ये इफेक्ट कम हो जाए। ठीक है, तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं ली चैटलियर यही देख रहा था कि यदि आपने कोई भी फैक्टर को बदलते हैं, क्या एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, मतलब एनी फैक्टर्स यदि आप कोई चेंज करते हैं तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब हुआ बच्चे कि इसका मतलब ये रहा कि जो कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन है वो किसी न किसी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। तो देखते हैं सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? फैक्टर्स हो सकता है कंसंट्रेशन, क्या हो सकता है प्रेशर, क्या हो सकता है टेम्परेचर, क्या हो सकता है कैटेलिस्ट, क्या हो सकता है इनर्ट गैस, ठीक है, एंड मेनी मोर। ठीक है, और क्या हो सकता है, बहुत सारी चीजें। तो मैंने बोला कंसंट्रेशन हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, कैटेलिस्ट हो सकता है, इनर्ट गैस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कहते हैं इनमें से आप कोई भी फैक्टर्स को जब आप चेंज करेंगे तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली शिफ्ट करेगा। आई होप सो आप लोग लिख चुके होंगे, राइट डाउन इमीडिएटली। लिख रहे हैं बच्चे? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आप लोगों का रिस्पॉन्स ही मुझे यहाँ तक पहुँचाता है और अच्छा लगता है। आप बच्चे, यू पीपल आर ग्रेट, सो यू पीपल आर लाइकिंग दिस वीडियो। हाँ, तो और भी अपन आगे डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कहा क्या कि मान लीजिए इनमें से कोई भी फैक्टर्स को ले लेते हैं, मैं एक केमिकल रिएक्शन के साथ इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फैक्टर्स में अपन डिस्कस कर लेते हैं कंसंट्रेशन को। किसको डिस्कस कर लेते हैं? कंसंट्रेशन को। ठीक है, कंसंट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय C। दिस इज R gives P, है ना बच्चे, R gives P। मान लेते हैं कि आपने कंसंट्रेशन ऑफ, क्या किया आपने? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपने इंक्रीज कर दिया। क्या किया आपने? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज किया। अब सोचिए यदि आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो रिएक्शन क्या चाहेगी? उल्टा। मैंने बोला ना कि टू मिनिमाइज सच इफेक्ट, मतलब उसका उल्टा चाहेगी वो। तो आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपने बढ़ाया है तो रिएक्शन क्या चाहेगी? रिएक्शन मस्ट डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वो चाहेगी कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन कम हो। अरे भैया, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन कम हो मतलब ये कम होता जाए, इसका मतलब ये कहां भागता जाएगा? प्रोडक्ट के तरफ। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन को किधर जाना चाहिए? रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आई होप सो आप लोग समझ पा रहे होंगे मुझे। ठीक है, तो समझ गए बातों को? समझ पा रहे हो नहीं? अरे एक गुब्बारा ले लो, बलून में पानी ले लो और बलून के पानी को यूं दबा दो। अरे दबाओगे तो पानी बाहर निकलेगा ना भाई। मतलब तुम क्या चाह रहे हो? तुम चाह रहे हो हाँ उस पर प्रेशर बढ़ाना, तो वो चाह रहा है प्रेशर कम करना, और प्रेशर कम करने के लिए भागेगा कहीं ना कहीं। ठीक इसी तरह तुम्हें किसी चीज के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो तो वो अपने आप को चाहेगा फिर से इक्विलिब्रियम पे लाना, तो वो कहीं ना कहीं भागेगा।
ठीक है। तो कह रहे हैं जब आपने बढ़ाया, हाँ, आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाया तो कहीं ना कहीं रिएक्शन इसका उल्टा इफेक्ट देगी। अब इसकी उल्टी बात अपन कर रहे हैं, इसमें उल्टी बात क्या करेंगे, अब आपने क्या किया, कंसंट्रेशन बढ़ाया, अब आप दूसरे केस में क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपने कम किया तो रिएक्शन क्या चाहेगी, तो ये उल्टा अपने आप समझ लेना है ना बच्चे। तो रिएक्शन क्या चाहेगा, मस्ट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन बढ़ने हैं, रिएक्टेंट बढ़ना है तो मतलब इधर आ रहा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ गए बच्चे, बैकवर्ड डायरेक्शन है मतलब सीधा मतलब है जो आप चाह रहे हैं, जो आप करते हैं, रिएक्शन उसका उल्टा कर दिया, खत्म बात, ठीक है ना। देखिए अभी जान रहे कोरोना का दौर है, हम लोग पहले क्या करते थे, देखिए हम लोगों ने पहले अभी इतना पॉल्यूट किया, उसके बाद एटमॉस्फेयर ने क्या किया, अपने आप को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए सबको घर में पैक कर दिया, तो इसका मतलब है फिर से वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में मेंटेन कर देगी। हाँ, 200-400 आदमी को निपटा भी दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यही चीजें हैं कि ये जो एटमॉस्फेयर हो या जो इक्विलिब्रियम फिनोमेनन है, ये सब के सब अपने आप मिनिमाइज कर लेता है अपने इफेक्ट को, ठीक है ना। आप कोई फैक्टर को बढ़ाएंगे, वो फैक्टर को कम कर देगा, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, ये तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट था, है ना बच्चे। दूसरा इफेक्ट की बात करते हैं अपन टेम्परेचर की। अब देखें तो मैं बोल सकता हूं क्या, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर रिएक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। यदि अपन देखें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग तो रिएक्शन को हम लोगों ने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया। नंबर 1 इज एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक, और बी में किसकी बात कर रहे हैं, एंडोथर्मिक की बात कर रहे हैं। तो रिएक्शन दो है, एक है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक है। अब अपन देखना पड़ेगा अपन को कि कौन से एक्सोथर्मिक है और कौन सा एंडोथर्मिक है, क्योंकि अपने अपने इफेक्ट भी अलग अलग दिखाएंगे, ठीक है बच्चे। तो ऐसी चीजें आप इसी वीडियो में देख पा रहे होंगे और अपने केमिस्ट्री वाले से आप सीख सकते हैं। आइए तो अपन सबसे पहले बात करते हैं एक्सोथर्मिक की, है ना बच्चे, एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक में मान लो अपन एक रिएक्शन ले लेते हैं, R gives P, ठीक है, और प्लस हीट, Q का मतलब अपन हीट लिख देते हैं, ठीक है। देखिए बड़ी सिंपल भाषा में बात करते हैं बच्चे, अपने दोस्तों को भी बताइए, है ना। देखिए R gives P प्लस हीट, इसका मतलब हीट रिलीज हो रहा है, बोलो भाई। अब हीट रिलीज हो रहा है, आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। आपने क्या किया, इस बार टेम्परेचर बढ़ाया, तो रिएक्शन क्या चाहेगी, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रिएक्शन क्या चाहेगी, उल्टा। मतलब रिएक्शन चाहेगी, रिएक्शन मस्ट डिक्रीज टेम्परेचर। अब वो टेम्परेचर कम करना चाह रही है भाई। यदि कोई रिएक्शन इधर जाता है तो उधर तो हीट मिलता है इसको, तो वो इधर तो जाना ही नहीं चाहेगा, वो तो चाहेगा कि मैं उल्टा आ जाऊं। तो उसको उल्टा आने के लिए किधर जाना पड़ेगा, इस साइड को, क्योंकि जब ये रिएक्शन इधर आएगा तो इधर तो हीट लिखा हुआ नहीं दिख रहा है ना, तो हीट लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, तो रिएक्शन क्या चाहेगी कि पीछे की तरफ आ जाओ। मतलब रिएक्शन को किधर आना चाहिए था, रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हाँ भैया राजपाल जी समझ पा रहे हैं। देखिए क्या कितनी आसान सी बात बता रहा हूं मैं बता रहा हूं भैया, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हीट इवॉल्व कर रहा है, और हीट इवॉल्व कर रहा है तो राइट साइड में आपको हीट लिखा हुआ दिख रहा है ना भाई। यदि रिएक्शन इस डायरेक्शन को जाता तो हमें खूब हीट मिलता, मुझे हीट चाहिए नहीं, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन चाह रही है टेम्परेचर कम हो जाए, और कम होने के लिए वो आप सोचो ना टेक्निकली, यदि वो इधर जाता तो इसको हीट मिलता, तो वो चाह रहा है कि उधर जाऊं ही ना जो हीट मिले। तो इसका उल्टा है, तो उल्टा के साइड में जो लेफ्ट साइड में उसको हीट नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए क्या करता है, लेफ्ट साइड में मूव कर जाता है। तो आप लेफ्ट साइड में मूव करना मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, राइट। और गाइस इरेज करें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन कि ये तो एक्सोथर्मिक था, ठीक है। टेम्परेचर पे ही अभी मैं एंडोथर्मिक की बात कर लूं। एंडोथर्मिक तो इसका उल्टा रहेगा, है ना। एंडोथर्मिक में देखिए क्या होगा, यदि मान लीजिए R लिया और मैंने हीट ले लिया,
ठीक है, और ये बना रहा है P। तभी तो एंडोथर्मिक का मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन जो हुआ होगा, केमिकल रिएक्शन जो हुआ होगा वो कहीं ना कहीं क्या रहा होगा कि आपने देखा कि केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है, जस्ट अ मिनट बच्चे, हाँ तो क्या बात कर रहे थे, हाँ तो जब अपन देखेंगे ये चीज़ें तो क्या हो जाएगा इसका कि सीधा सीधा हाँ युवेंद्र भाई, तो बस 5 मिनट रुक जाइए, ठीक। हाँ तो बच्चे क्या बात डिस्कस कर रहे थे कि यदि अपन देखें इस चीज़ को तो कहीं ना कहीं क्या होगा, R प्लस हीट गिव्स P, ठीक है ना, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब यदि एंडोथर्मिक प्रोसेस में देखें, आप देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, इस बार मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो रिएक्शन क्या चाहेगी, टेम्परेचर को आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, ठीक है ना, और टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो रिएक्शन मस्ट डिक्रीज, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है। अब वो चाहिए टेम्परेचर कम करना। अब बताओ बच्चे, यदि ये इस डायरेक्शन को आता तो इसको हीट दिखता, तो क्या वो चाहेगा कि इस डायरेक्शन को आऊं, नहीं ना, तो उसको किधर जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन को जाना पड़ेगा, और इस डायरेक्शन को जाएगा तो उससे कौन सा डायरेक्शन है ये, दिस इज फॉरवर्ड एंड इट इज बैकवर्ड डायरेक्शन, तो क्या होगा, रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। सो ओवरऑल बहुत ही खतरनाक बातें नहीं बता रहे हैं, बड़ी सिंपल बातें डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। और ये ये जितने सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है वो मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों से, ठीक है ना। आप ही का मेंटर, आपका भाई, ठीक है, आपका दोस्त, ठीक। एंजॉय करिए, कीप वॉचिंग। अभी और भी लीच एट लेयर प्रिंसिपल बहुत आगे तक है, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में, ठीक है। आप लोग एंजॉय करिए, और यदि आप फर्स्ट सब्सक्राइबर हैं तो जरूर प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, फर्स्ट बार आप यदि यूट्यूब देख रहे हैं, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद।